Assalamu alaikum friends. Welcome to my YouTube channel Isaac Bilgi for GK. Now today we will discuss about the history second paper of KSET. KSET के second paper का जो history है उसके जो basic concept and terms and ideas के बारे में जो discussion करना है आज के वीडियो में हम करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। उसमें पहला कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिया है, तो कॉन्सेप्ट का नेम है भारतवर्षा। तो हमारा जो हिंदुस्तान था, इस हिंदुस्तान को पहले भारतवर्षा, भरतखंडा और जम्बू आइलैंड्स या तो जम्बू द्वीप कहने के वर्ड से इस्तेमाल करते थे। तो इसके सोर्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन कैसा कैसा बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण हो या वैदिक हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से, पहले क्लियर कर लो, हिंदू स्क्रिप्चर के हिसाब से दुष्यंता और शाकुंतला जो दंपति थे, उनके जो बेटे थे, बेटे का नाम था भरत। भरत ने इस इंडिया को रूल किया, इसीलिए इसको भारत नाम बोल के ये हिंदू स्क्रिप्चर में बताया गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू जैन स्क्रिप्चर या तो जैन लिटरेचर के हिसाब से हम देखेंगे तो भारतवर्षा सही, इसको नाम भरत के नाम से ही आया हुआ है, लेकिन भरत जैन का जो पहला तीर्थंकर था, जो उनका नाम है आदिनाथ, ऋषभनाथ या तो ऋषभदेव, उनके जो बेटे के नाम था वो था भरत। उन्होंने रूल किया, इसीलिए उसको भारत बोल के नाम आया बोल के। ये दो स्क्रिप्चर्स अलग अलग दोनों चीजें देखते। लेकिन हिंदू रिलीजन के जो बुक है विष्णु पुराण में ये पर्टिकुलरली बताया गया है कि द कंट्री और वर्षम दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स, देर वेर ड्वेल्स डिसेंडेंट ऑफ भरत। जो भी समंदर से नॉर्थ तक और नॉर्थ के स्नोवी माउंटेन, बर्फीली माउंटेन से जुनूब तक, साउथ तक जो फैला हुआ है उसको हिंदुस्तान कहते हैं, उसको भारतवर्ष कहते हैं, उसको भरतखंड कहते हैं बोल के। ये विष्णु पुराण क्या है एक्सप्लेन कर दे। विष्णु पुराण क्या है, भारतवर्षम कहने का वर्ड इस्तेमाल हो। दिस प्लेस ऑल्सो नोन एज द आर्यावर्ता, जो नॉर्थ के माउंटेन से लेके साउथ के ओशियन तक जो फैला हुआ है, इसको हम जो यहाँ पे इसे आर्यावर्ता कर को भी पुकारते हैं, क्योंकि आर्याज आर द फर्स्ट यहाँ पे हिंदुस्तान में आके फैलने वाले जो आर्यंस थे, इसीलिए उसे आर्यावर्त के भी नाम से जान। अब ऋग्वेदा के अंदर बताया गया है द कंट्री नेम्ड, हमारा जो हिंदुस्तान था उस कंट्री को सप्त सिंधु के नाम से पुकारा गया, और वहां पे आके बसने वाले पहले जो लोग थे उनका नाम था आर्यंस ही वो लोग थे जो सप्त सिंधु के नाम से पुकारते थे हमारे इलाके को। ठीक है, सप्त सिंधु ये कहां पे मेंशन हुआ है, ऋग्वेदा के अंदर मेंशन हुआ है। उसके बाद में आज भी इसी याद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भारत मींस इंडिया और इंडिया मींस भारत के नाम से है। हम हमारे आर्टिकल्स में, फर्स्ट आर्टिकल में हम क्या मेंशन करे हैं हमारे कंट्री का नेम। उसके बाद में ऋण, ये भी हिंदू रिलीजियन में आने वाला एक कॉन्सेप्ट है। ऋण बोले तो कर्ज बोले तो डेप्ट। ओके, कर्ज कैसे कर्ज, यहाँ पे 3 कर्ज हैं। कौन सा, देव ऋण, पितृ ऋण एंड ऋषि ऋण। देव ऋण बोले तो खुदा का कर्ज हमारे ऊपर है, ठीक है। पितृ ऋण बोले तो हमारे एंसिस्टर्स, हमारे बाप दादाओं का जो कर्जा है वो हमारे ऊपर है। नेक्स्ट ऋषि ऋण बोलेगे तो ऋषि उनको कहा जाते हैं जो सन्यास के रूप में बैठते हैं, तो वो ऋषि या तो उनके टीचर्स, ऋषि अक्सर वहां पे टीचर हुआ करते थे, उनका ऋण चुकाना था। तो गॉड, एंसिस्टर्स एंड ऋषिज, ये 3 चीजें यहाँ पे लिखा हुआ हो। गॉड बोले तो तुम गॉड का कर्ज कैसा उतार सकते हो, गॉड का कर्ज करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा, मंत्रा को चांटिंग करना पड़ेगा, मंत्र को बोलना पड़ेगा, यज्ञ हम करेंगे तो गॉड का क्या है कर्ज उतरेगा, ऐसा क्या है मानना है यहाँ पर। नेक्स्ट पितृ ऋण, तो अब हमारे लोगों को देखो, आगे हमारे बच्चों के लिए अच्छा सोचना, हमारे बच्चों के लिए अच्छा करना और हमें भी अच्छा करना, हमारे एंसिस्टर हमारे लिए अच्छा करना, ये क्या है, वो पितृ ऋण कहलाता है। नेक्स्ट है क्या नहीं है, हमारे जो फादर्स हैं या तो हमारी जो मदर एंड फादर दोनों भी हमारे लिए प्रॉपर्टी बचा के रख के जाओ, तो वो समझते कि उनके पितृ उनके लिए दे के गए थे, तो उनके पिता का जो नाम है हम रोशन करेंगे। ये वाले कॉन्सेप्ट में भी देखते। ऋषि ऋण,
ऋषि ऋण कैसा चुकाओगे? उस्ताद का जो कर्ज है वो कैसा उतारोगे? तुम अच्छा पढ़ेंगे, सही से नॉलेज लेंगे तो तुम उस्ताद का कर्जा उतारोगे। तो ये लर्निंग करने से क्या है, तुम क्या करते हैं, ऋषि का ऋण क्या कर सकते हो, नीचे उतार सकते हो, उसका कर्जा उतार सकते हो। ठीक है, अब चलें दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, सभा एंड समिति। तो सभा एंड समिति ये जो है, ये दोनों भी दो पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं वैदिक टाइम के। वैदिक टाइम के अंदर नजर आने वाले, तो उसमें स्पेशली अर्ली वैदिक टाइम में नजर आने वाले सभा एंड समिति। ठीक है, सभा और समिति में क्या फर्क है? सभा एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर एल्डर्स रहा करते थे, हमारे जो बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, समाज में जो रेपुटेड पोजीशन वाले लोग थे, एल्डर्स बोल के हमें जिसे पुकारते हैं, बुजुर्ग बोल के, वो लोगों की जो बॉडी थी वो सभा थी। ओके, उसके बाद में क्या है, पर्सन्स फ्रॉम नोबेल क्लासेस। जो सभा है उसमें नोबेल क्लास के लोग, ब्राह्मण्स लोग, बड़े उच्च तबके के लोग क्या है हमारे पास आते थे। यहाँ पे रिच लोग क्या रहते थे, सभा के अंदर रहते थे। वुमेन्स को भी यहाँ पे परमिशन दी गई थी पार्टिसिपेट करने के लिए, और वुमेन्स को सभावती के नाम से जाना जाता था। क्या पुकारते थे? सभावती। और याद रखो, सभा को जुडिशियल मैटर में पार्टिसिपेट करने की परमिशन थी। जुडिशियल मैटर को सॉल्व करने वाले सभा के लोग थे। तो उसके बाद में आते हैं, सभा सीम्स टू हैव बीन ए स्मॉलर मोर एलिट गैदरिंग। बहुत बार गैदरिंग जमना उसका जो कॉमन पॉइंट था, लेकिन ये स्मॉलर था कंपेयरिंग देन समिति। समिति से स्मॉल था सभा। अभी चलो, समिति क्या था? समिति लार्जर बॉडी है और ऑर्डिनरी बॉडी है, जो कॉमनली पीपल उसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। और उसको प्रिसाइड कौन करते थे? उसके जो चेयरमैन हुआ करते थे वो कौन होते थे? राजन या तो किंग। समिति के मेंबर्स को हम विश के नाम से पुकारते थे। और इंपॉर्टेंट वर्क क्या था समिति का? समिति का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क था टू इलेक्ट द किंग। राजा को चुनना, राजा को इलेक्ट करना उनका सबसे इंपॉर्टेंट एक कामों के अंदर एक काम था। उसके बाद में ड्यूरिंग द वार टाइम, जब जंग का मौका आता था, जंग के मौके के अंदर क्या होते थे, जो ग्रामीणी था, विलेज का जो हेड था, उन्हें भी इस समिति के अंदर क्या करता था? अटेंड करता था। समझ में आ रहा है? ये अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटिंग क्यों अटेंड करता था? सभा और समिति दोनों के साथ। जब वार के बारे में आती थी, सभा एंड समिति के बारे में देखते थे। अब इसको तुम कंपेयर भी कर सकते हो, सभा को तुम्हें राज्यसभा के नाम से भी जान सकते हो और समिति को लोकसभा के नाम से भी। सेम एज इट इज, वहां पे क्या है, थोड़े बहुत कट कॉपी पेस्ट के वाले कॉन्सेप्ट हमें देखते। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो सभा होता था वो सभा इसलिए होता था कि किंग को एडवाइस करे। किसको? किंग को एडवाइस करे, और किंग के लिए क्या है, अपना ओपिनियन दे दे। ज्यादा वर्क तो नहीं था, लेकिन ओपिनियन देना, सजेशंस देना, ये कॉमन काम था सभा का। अभी चलो वर्णाश्रम, न्यू कॉन्सेप्ट, और एक न्यू कॉन्सेप्ट, वर्णाश्रम। वर्णाश्रम बोले तो वर्ण के बारे में नहीं, क्लास सिस्टम के बारे में नहीं। वर्णाश्रम बोलेगा तो द डिवीजन ऑफ आर्यन सोसाइटी। उनकी जो लाइफ थी, आर्यन की जो सोसाइटी, वो लाइफ के बेस पे डिवाइड करते थे। किस तरह से उनके जो सोसाइटी को डिवाइड किया गया था बोलेगा तो, जो उनकी लाइफ को किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसे अलग अलग काम के हिसाब से, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, या तो अलग अलग फेस स्टेज के हिसाब से लाइफ को डिवाइड करते हैं। 4 हिस्से में 4 वर्णाश्रम हमारे पास है। वो डिवाइड करके उसे क्या पुकारते हैं? हमें वर्णाश्रम के नाम से पुकार दो। देखो, ये वर्णाश्रम के बारे में, लाइफ के 4 स्टेजेस के बारे में पहली बार हमको कहां पे नजर आते हैं? ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता के अंदर नजर आते हैं। किसके अंदर? ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता में। तो ये ऋग्वेदा के पुरुष सूक्ता, वो कौन से 4 स्टेजेस हैं लाइफ के जो स्पेसेस हैं वो बताते हैं। बोले तो फर्स्ट ब्रह्मचार्य, जैसे हमें बैचलर लाइफ के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट गृहस्थ बोले तो मैरिड जो पर्सन है उसको गृहस्थ के नाम से पुकार दे। वानप्रस्थ, तो ये वानप्रस्थ वाला इंसान क्या करता था? जंगल फिरता था, या तो एक नॉमेडिक लाइफ जीता था। ठीक है, उसके बाद में सन्यास, ये खुदा के लिए क्या, मेडिटेशन करना, वहीं पे जाके सन्यास बैठना, ये उनका काम हुआ करता था। ये लाइफ के 4 वर्णाश्रम थे। हर इंसान भी जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद में ब्रह्मचर्य ही होता है। उसके बाद में एक स्टेज में उसकी मैरिज होती है, जहाँ पे उसे गृहस्थ कहा जाता है। उसके बाद में एक नॉमेडिक लाइफ, उधर इधर फिरना, घूमना, हालत बहुत खराब होती है। उस टाइम में क्या है, हमें क्या बोलते हैं? उसे वानप्रस्थ के नाम से जानते हैं। फाइनली लास्ट में इबादत करते हैं, तो उसे हमें क्या पुकारते हैं?
सन्यास के नाम से पुकार दो। ओके, एक और न्यू कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे कौन सा न्यू कॉन्सेप्ट है, वेदांता। वेदांता किसे बोलते हैं? एक चीज दिमाग में याद रखो, हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जो हिंदू फिलोसॉफी है, हिंदू फिलोसॉफी के 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं। कितने ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं? 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। तो वो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स को 6 लोग अलग अलग लोग देते। कौन कौन सा? ऑलरेडी यहाँ पे लिखे से देखो कौन कौन से। देखो पहले न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के बारे में कौन बोले? एक फिलोसफी है न्याय दर्शन, यहाँ कौन देते? गौतम मुनि। गौतम कहने का वर्ड हमें यहाँ पे इस्तेमाल कर दो। नेक्स्ट सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन को कपिल ने दिया, कपिल ऋषि कपिल ने दिया। नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन कणाद। योग दर्शन, ये सब लोगों को पता है, योग के बारे में सब कौन बताता है? तो पतंजलि, ये बहुत बड़े एक ऋषि थे पतंजलि। तो आज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले वाला है। बहुत पुराने टाइम से ही हम योग के बारे में जानते थे, हमें न्याय के बारे में जानते थे, हम सांख्य के बारे में जानते थे, हम वैशेषिक दर्शन के बारे में जानते थे, योगा फिलोसॉफी के बारे में भी जानते थे। तो योग फिलोसॉफी को पतंजलि ऋषि मुनि ने दिया। ठीक है, उसके बाद में पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बाद नारायण, उत्तर मीमांसा बाद नारायण। ये वर्ड याद क्यों सर? ये ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्यों याद रखना? जो वेदांता है इसी ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स का एक पार्ट है, इसी ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर एक स्कूल है। सर क्या सर यहाँ पे वेदांत लिखे, यहाँ कोई भी है ही नहीं, है कि नहीं? यहाँ पे अलग ही पढ़े तुम्हें, कौन सा? न्याय, सांख्य, वैशेषिक, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब इसमें वेदांता कौन सा है? तो यहाँ पे याद रख लो, वेदांता के बारे में क्या बोल रहे थे कौन? वेदांता इट इज ऑल्सो रेफर्ड, वेदांता को इस तरह से भी पुकारती, कौन सा? वेदांता ऑल्सो रेफर्ड वेदांत मीमांसा, जिसे हमें रिफ्लेक्ट ऑन वेदास बोलते हैं, वेदा के ऊपर रोशनी डालना। ठीक है, नेक्स्ट उत्तर मीमांसा, यहाँ पे लास्ट वन उत्तर मीमांसा है देखो। तो उत्तर मीमांसा को ही हम क्या बोलते हैं? वेद मीमांसा के नाम से जान दो। ठीक है, कंफ्यूजन मत कर लो। तो उत्तर मीमांसा क्यों बोलती है सर? इसे बोले तो रिफ्लेक्ट ऑन द लेटर पार्ट ऑफ द वेदास, वेदास का लेटर पार्ट। नेक्स्ट ब्रह्म मीमांसा, इसे ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑन ब्रह्मा, ब्रह्मा के ऊपर रिफ्लेक्शन करता है। तो वेदांत, तो ये 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के अंदर वेदांता भी है। और उसी वेदांता के बारे में और पॉइंट्स जानेंगे। वेदांता का मानी क्या है? वेदांता का जो लिटरेरी मीन्स है, वेदांता का जो मतलब है, लिटरेरी अल्फाज का मतलब है। वेदांत का मीनिंग वेद प्लस अंत, दो अलग अलग वर्ड है। वेदांत का मीनिंग होता है एंड ऑफ द वेदास, एंड ऑफ द वेदांत, उसके अंदर ही नाम है, कंफ्यूजन कर लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इस वेदांता के अंदर फिर अलग सब ट्रेडिशंस हैं। एक फिलॉसफी है, हम मानते हैं उसको, उसके अंदर बहुत सारे सब ट्रेडिशंस भी हैं। कैसे सब ट्रेडिशन सर बोले तो 5 सब ट्रेडिशंस है। हाउ मच? 5 सब ट्रेडिशंस आर देयर। वन इज अद्वैता, अद्वैता। देखो अद्वैता करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको किसने दिया? आदि शंकराचार्य ने, या तो शंकराचार्य ने अद्वैता फिलोसॉफी को दिया। विशिष्टाद्वैता, तो विशिष्टाद्वैता को रामानुजाचार्य ने दिया। ठीक है, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य। उसके बाद में द्वैता फिलोसॉफी, तो द्वैता फिलोसॉफी को मध्वाचार्य ने दिया। वेदा अभेदा जो फिलोसॉफी है, वेदा अभेदा फिलोसॉफी को भास्कर चार्य ने दिया या भास्कर ने दिया। ऐसा है तो केवल अद्वैता को किसने दिया? कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पुरुषार्थ की तरफ, एक नया कॉन्सेप्ट फिर। तो पुरुषार्थ के अंदर क्या है, किसको बोलते हैं हमें पुरुषार्थ? ओके, पुरुषार्थ रेफर्स टू ए गोल, एंड और एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान पैदा हुआ है तो इंसान अपनी आप को बचाने के लिए, इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए ये चीजों को अपनी जिंदगी में लाना जरूरी है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, और अपने गोल को हासिल करने के लिए, अपने एंड को हासिल करने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कामयाबी पाने के लिए, ठीक है, साल्वेशन हासिल करने के लिए ये 4 चीजों का करना बहुत जरूरी है। तुम ऐसा भी समझो कि इसके 4 ड्यूटीज करके समझो। इंसान जब भी पैदा होते, पैदा होने से मरने तक ये 4 ड्यूटी करे तो उसे मुक्ति मिलेगी।
समझ में आ रहा है? तो चार ड्यूटीज हैं, चार संस्कार, चार पुरुषार्थ हैं। तो वो चार पुरुषार्थ कौन है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मीनिंग होता है तुम्हारी ड्यूटी बखूबी निभाना, तुम्हारे हक कौन से हैं, तुम्हारे फराइज कौन से हैं, उसको करना पड़ेगा, एथिक्स को करना पड़ेगा। अर्थ, प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट काम, काम बोले तो प्लेजर एंड सेंसुएशनल ग्रेटिफिकेशन, ये हर इंसान भी कर दो, ठीक है। हाँ, लेकिन कुछ लोग नहीं करते, वो बात अलग है। लेकिन ये चार चीजें करेंगे तो तुमको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। ये ऐसा क्या है, पुरुषार्थ का मानना है। नेक्स्ट मोक्ष लास्ट में दिए, देखो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष क्या है? द प्रेस्टिट्यूट ऑफ लिबरेशन, हमें अपने आप को कामयाब बनाने के लिए खुदा की याद में जिंदगी गुजारना है, ठीक है। उसे राजी करने के लिए क्या है, हमें भगवान को राजी करने के लिए हमारी जिंदगी गुजारना है। तो ये पुरुषार्थ बताते हैं। फिर दो नए जो टर्म्स हैं यहाँ पे, उनको देखेंगे। तो उसके अंदर एक है जनपदा। जनपदा किसे बोलते हैं? जनपदा बोले तो एक प्लेस, एक टेरिटरी, एक इलाका, उसको जनपदा कहते हैं नॉर्मली जबान में। लेकिन ये हिस्टोरिकली बहुत बड़ा सा बैकग्राउंड रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे जनपदास हमारे पास आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल डायनेस्टीज हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पे देखना। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू द वैदिक टेक्स्ट, वैदिक टेक्स्ट से हिसाब से हमें चले गए तो जनपदा करने का जो वर्ड है, या तो जनपदा करने का जो वर्ड है, वो आर्यन ट्राइब जहां पे रहा करते थे, आर्यन के जो लोग जहां पे छोटे छोटे प्लेस में रहा करते थे, उन प्लेस को हमें क्या बोलते थे? जनाज करने का वर्ड इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो ये ऐसे लोग थे जो सेमी नोमेडिक लोग थे, सेमी नोमेडिक लोग, जो भटकने वाले लोग थे, आधा कभी भटकते थे, जरूरत के हिसाब से चले जाते थे। तो वो एक पास्टोरल कम्युनिटी है। खाना बदोश करने के वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, खाना ढूंढने के लिए जो इधर से उधर जाया करती थी, वो कम्युनिटीज के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो एक स्पेसिफिक प्लेस में रहते थे। उसको हम जनाज या जनपदास करने का वर्ड इस्तेमाल करते थे। तो ये जो जनपदा था, इस जनपदा का जो लीडर हुआ करता था, जो रूलर हुआ करता था, जो किंग हुआ करता था, उसको हमें क्या पुकारते थे? जनपदिन करने का वर्ड इस्तेमाल करते थे, ठीक है। पहली बार हमारे हिंदुस्तान में 16 महाजनपदास थे, 16 महाजनपदास थे अगर बोल को दो बुक्स के अंदर क्या है मेंशन किया जाते हैं, वहां पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 16 महाजनपदास, वो भी कौन से बुक्स में पहली बार मेंशन हुए बोले गए? तो अंगुत्तर निकाया। ये कौन सी बुक है? ये बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंट बुक है, अंगुत्तर निकाया। नेक्स्ट भगवती सूत्र ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म की भगवती सूत्र जो बुक है, इसके अंदर 16 महाजनपदास के बारे में बता दे। वो 16 महाजनपदास कौन थे? अंग, मगध, काशी, कोसला, कुरु, मल्ल, वज्जी, छेदी, मत्स्य, वत्स्य, शूरसेना, आसमाका, अवंती, गांधार, काम्बोज, पांचाल। ये क्या बोले सर? जनपदा के नाम बोला मैं, ठीक है। अभी सिरे लिख देखो, अंगा, मगध, काशी, कोसला, कुरु, मल्ल, वज्जी, छेदी, मत्स्य, वत्स, शूरसेना, आसमाक, आवंती, गांधार, काम्बोज, पांचाल। तो ये इतने महाजनपदास थे, तो इनको देखना भी जरूरी है नहीं? ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जनपदा या तो महाजनपदा के अंदर। लेकिन पाणिनि करने का जो एक हिस्टोरियन है, पहले जमाने का एक लिटरेरी पर्सन है, फिलोसोफर है, वो पाणिनि क्या बोलते हैं? नहीं साहब, 16 महाजनपदा नहीं थे, 22 महाजनपदास इंडिया में थे बोल गए। जितने भी महाजनपदा हो, पाणिनि के बारे में याद रखो, 22 महाजनपदास बता रहे इन्हें अपनी बुक के अंदर या तो अपने लिटरेरी वर्क्स के अंदर। द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ आर्यास, या तो जो भी जनपदा के ऑर्डिनरी पीपल थे, उन ऑर्डिनरी पीपल को नाम दिया जाता था विश बोल गए, ठीक है। हर जनपदा भी, एवरी जनपदा हैड द पुरा। पुरा बोले तो क्या? चीफ सिटी, चीफ सिटी बोले तो कैपिटल। हर एक जनपदा का एक कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। पुरा बोलते हैं हमें उसे। उन कैपिटलों को भी याद रखो, कुछ तुम भी सर्च करो, कुछ तुम भी पढ़ो, ठीक है। वो पॉइंट चीफ सिटी या कैपिटल बोलते थे पुरा। आज भी बोलते नहीं हमें पुरसभा,
ओके, वो पुरसभा जो हमें पट्टन पंचायत के नाम से पुकारती है, वहां पे पुरसभा कहने का वर्ड इस्तेमाल होता है, जाके देखो। ठीक है, उसके बाद में इसी जनपदा कहने के वर्ड को एक टेरिटरी या एक स्टेट के बारे में इस्तेमाल करते कौटिल्य। अपने स्टेट को उन्हें भी जनपदा कहने का वर्ड इस्तेमाल करते, एक स्टेट, एक एम्पायर, एक किंगडम, एक टेरिटरी, कोई उन्हें भी ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं जनपदा, क्योंकि उसके सप्तांग थ्योरी के अंदर जो 7 लाइम्स हैं, 7 एलिमेंट्स हैं स्टेट के, उसके अंदर एक एलिमेंट है, एक अंग है, अभी कौन सा, सप्तांग के अंदर का एक अंग था जनपदा। तो अपने स्टेट के इसलिए उन्हें इस्तेमाल कर दे। एवरी जनपदा पॉलिटिकली नोन एज द राष्ट्र, हर जनपदा को पॉलिटिकली कौन से नाम से पुकारते थे, राष्ट्र के नाम से पुकार दे। ठीक है, अब जनपदा थे कब सर कर बोले तो दो चीजें यहाँ पे नजर आ दो। कुछ बुक के अंदर क्या है, 6th सेंचुरी बीसीई के अंदर, 6ठी सेंचुरी बीसीई के अंदर ये थे बोल को बताया जाता है, और कुछ बुक के अंदर क्या है 1500 to 500 बीसीई के अंदर महाजनपदा पले बड़े कर बोल को बोलता है, फ्लोरिश हुआ है, वहां पे बहुत सारे बुक्स में ये मेंशन किया गया। नेक्स्ट, लेटर दीज जनपदास, ये जो जनपदास थे आगे चलकर गणराज्य बनते हैं, जिसे हमें इंग्लिश का ट्रांसलेट क्या बोलते हैं, रिपब्लिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक्स, गणराज्य रिपब्लिक्स, गणराज्य रिपब्लिक्स। ठीक है, अब चलो गणराज्य या रिपब्लिक्स के बारे में देखेंगे। जनपदा के अंदर और एक चीज है, जनपदा को किसके अंडर में काम करता था, जनपदा किंग, और किंग को सपोर्ट करने के लिए 3 यहाँ पे क्या करते हैं, असेंबलीज देखते हैं, हमें 3 डिपार्टमेंट्स देखते हैं, 3 पार्ट्स देखते हैं। पहला था सभा, जिसे काउंसिल कहा जाता था, पुरसभा जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था, समिति जो जनरल असेंबली थी। ठीक है, सभा, काउंसिल, पुरसभा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड समिति, जनरल असेंबली कहने के वर्ड पे ये बॉडीज हैं जो किंग को मदद करते थे। अभी आओ रिपब्लिक्स के बारे में, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट पढ़े हमें क्या, द जनपदास लेटरली नॉन एज, लेटरली किस में कन्वर्ट हुए, वो गणराज्य में कन्वर्ट हुए, किसमें, गणराज्य, जिसे हमें रिपब्लिक्स कर को पुकार दो। तो गणराज्य या रिपब्लिक्स करने के जो वर्ड है, ये भी 6th सेंचुरी बीसी में नजर आते, जनपदा के बाद में। कब है, 6th सेंचुरी बीसी में। यहाँ पे क्या है सर, रिपब्लिक्स ओलिगार्कीज और नॉन एज द गणराज्य, रिपब्लिक्स या ओलिगार्कीज को हमें क्या बोलते हैं, गणराज्य करने का वर्ड इस्तेमाल कर दूं। केपी जायसवाल ये गणराज्य करने के वर्ड को पहचानते हैं, बोलते हैं इसके बारे में, उन्हें क्या बोलते हैं, केपी जायसवाल लेड एम्फेसिस ऑन द टर्म गणराज्य एज ए रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर। उसके बाद में रोमिला थापर क्या बोलते हैं, हेड्स ऑफ द फैमिलीज बिलोंग टू द क्लैन, और clan chiefs in a confederacy of clans govern the territory of the clan or confederacy through an assembly। असेंबलियों के साथ वो जो हेड होते हैं उन्होंने क्या करता है, क्लैन को रूल करते हैं, या फैमिली के लोग, फैमिली के जो हेड लोग हैं फैमिली को रूल करते हैं। यानी कि कुछ इस ऐसे मीनिंग क्या है यहाँ पे, इनके जो लिखने का जो मतलब है वो निकल के आता है, उसका एक निचोड़। ठीक है, उसके बाद में जो केपी जायसवाल थे, केपी जायसवाल गणराज्य को, रिपब्लिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। क्या बोल के 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हो ना, डेमोक्रेसीज, ओके, एरिस्टोक्रेसीज एंड मिक्स्ड वन, 3, जिसे हमें प्योर गण, प्योर कुला एंड डेमोक्रेसीज एंड एस्ट्रोक्रेसीज करने का वर्ड इस्तेमाल करते, मिक्स करके। सर डेमोक्रेसीज या प्योर गण में क्या होता था, प्योर गण में सभी अडल्ट पॉपुलेशन, उस इलाके की सभी अडल्ट पॉपुलेशन वहां पे पार्टिसिपेट करती थी उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, उसी तरह एस्ट्रोक्रेसीज बोलेगे तो ओनली सेलेक्टेड फैमिलीज, जो राजा हो, जो असेंबली हो, जो सेलेक्ट कर दें वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर सकते। ठीक है, मिक्सड के अंदर कुछ इलाकों में ऐसा तो कुछ इलाकों में वैसा, कुला एंड गना का मिक्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक और एस्ट्रोक्रेसी का मिक्स। ठीक है, उम्मीद है
हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो शेयर करें, हमारी मेहनत का फल हमको भी मिले और तुमको भी मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।